स्टूडेंट्स, आज आप सबके सामने मैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस लेकर आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर नंबर 1। चैप्टर इज सप्लाई एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं? सप्लाई का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सप्लाई का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर में डिमांड एनालिसिस में हमने क्या किया था? वी डिड एनालाइजेशन regarding demand, but in this chapter we will analyze the supply. Okay, पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे, what is the meaning of supply. Okay, introduction of supply. Here in that introduction, the supply is important as the study of demand. Supply is a fundamental economic terms that describe the total amount of the specific goods or services. Here it is that is available to a seller. The total amount of goods or services available for sale at any specific price is known as supply. What is the meaning of supply? पहले आपको ये समझना है मीनिंग ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई किसे कहते हैं? तो सप्लाई का मतलब होता है कि जो फार्मर है या जो भी बिजनेसमैन है, जो पूरा प्रोडक्शन कर रहा है, जितना भी सामान उसने प्रोड्यूस किया है पूरा, दिस इज़ कॉल्ड सप्लाई। उसका आउटपुट कितना, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, सो दिस इज़ नोन एज सप्लाई। ओके, सो इन इकोनॉमिक टर्म्स द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज सप्लाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ बिजनेस पर्सन, अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, समझो दिवाली आ रहा है, ठीक है। तो दिवाली के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली बहुत से लोग स्वीट्स बनाकर बेचते हैं। तो समझो मैंने पूरा 100 kg स्वीट्स बनाया है। कितना केजी स्वीट्स बनाया है? 100 kg मैंने स्वीट्स बनाया है। तो ये पूरा 100 kg मैंने बनाया है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब इसमें से मैं बाकी का सेल करूँगी, लेकिन मेरे को सप्लाई कितने का करने का है? 100 kg मेरा है। इसमें से जो भी मुझे ऑर्डर आएगा दैट्स डिफरेंट, वो बात का बात है। लेकिन मेरा सप्लाई कितना है, मैंने कितना बनाया है फॉर द सेलिंग? 100 kg। 100 kg में मेरा पूरा सप्लाई है, मेरा पूरा आउटपुट है। मैंने इतना ही मिठाई बनाया है, प्रोड्यूस किया है। ओके, सो सप्लाई मीन्स वॉट एवर द थिंग्स यू आर प्रोड्यूसिंग, जितना आप बना रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज सप्लाई। ओके, so now the concept of total output, stock and supply. तो स्टूडेंट्स, आपको सप्लाई का मतलब तो समझ में आया, बट यहाँ पे हर एक चीज़ को अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ताकि आप पूरा प्रोडक्शन समझो। दैट इज़ टोटल आउटपुट। आउटपुट मीन्स वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, आप कितना बना रहे हो, कितना पैदा कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड टोटल आउटपुट। स्टॉक, स्टॉक मीन्स समझो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैंने 100 kg मिठाई बनाई है, मतलब मेरा 100 kg का सप्लाई है। अब 100 kg में से मुझे कभी 2 kg का ऑर्डर आया, 5 kg का ऑर्डर आया, 10 kg का ऑर्डर आया, तो मैं उतना पूरा स्टॉक रिटेलर को सप्लाई करूँगी। 50 kg रिटेलर ने मेरे से मांगा तो मैंने 50 kg दे दिया। तो ये जो मेरा 50 kg है, ये मेरा स्टॉक हो गया, क्योंकि मुझे सप्लाई मेरा पूरा 100 kg है और इसमें से सप्लाई में से ही स्टॉक जाएगा ना। यस, सप्लाई मतलब मेरा पूरा सामान मैंने कितना मैन्युफैक्चर किया है, और स्टॉक मतलब आउट ऑफ दी सप्लाई। क्लियर? टोटल आउटपुट मतलब मैंने कितना प्रोड्यूस किया है। ओके, सो सबसे पहले अंडरस्टैंड इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट। सो आउटपुट इज़ प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कितना मैंने अभी बताया, आउटपुट मीन्स आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना पैदा कर रहे हो, कितना बना रहे हो, कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इज़ कॉल्ड टोटल आउटपुट। सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द commodity produced at a given period of time in the economy. So whatever you are producing in the given period of time, in that economic period of time is known as total output. ओके, एंड प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। प्रोडक्शन मीन्स बनाना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स टू मेक, टू मैन्युफैक्चर, but consumption means
टू यूज़, जब ये बनेगा तभी तो यूज़ होगा. यस, सो प्रोडक्शन मीन्स टू मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन मीन्स टू यूज़. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 kg मिठाई बनाया है, सप्लाई किया है, आउटपुट बनाया है, तो मेरे को स्टॉक आएगा ऑर्डर, तो मैं सप्लाई करूँगी और जो कस्टमर है उसको खाएगा, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है. ओके, सो production leads to consumption. So in the process of production, inputs are converted into outputs or final goods. What is the meaning of inputs? Inputs means the things which you are using to manufacture. For example, if I am making sweets, milk sweets, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? I will use milk, sugar, water. If I am using dry fruits, then I will use different kinds of dry fruits. So these all are what? Inputs. आप जो सामान बना रहे हो, if you are, अगर आप कोई मशीनरी पार्ट्स बना रहे हो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स यू आर यूजिंग, so that all will called inputs. और जब उसको तैयार कर दोगे, रेडी कर दोगे, मैन्युफैक्चर कर दोगे, तो आप उसको नाम दे दोगे, यस मैंने ये बनाया है, फ़ैन बनाया है, स्वीट्स बनाया है, क्लोथ्स बनाया है. सो दिस विल कॉल्ड फाइनल गुड्स. ओके, सो टोटल आउटपुट आपको समझा. द मीनिंग ऑफ टोटल आउटपुट मीन्स विच यू आर प्रोड्यूसिंग इन दैट इकोनॉमी फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब आता है आपका स्टॉक. Stock is the total quantity of the commodity available for sale with a seller at a particular point of time. Yes, what is the stock? For example, अगर मैंने 100 kg स्वीट बनाया है और मुझे किसी शॉपकीपर ने बोला कि भाई मेरे को 50 किलो आप स्वीट सेल कर दो, तो ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर क्या करेगा, इस रिटेलर को 50 किलो मिठाई भेज देगा. तो ये 50 किलो क्या हो गया? स्टॉक हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें से वो रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को ½ kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे सेल करेगा. ओके, सो स्टॉक क्या है? इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल फॉर द सेल विथ अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक इज़ व्हाट? अंडरलाइन करो, इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई. क्योंकि स्टॉक नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं होगा. सप्लाई क्यों होता है? क्योंकि पता है कि भाई आगे मैं इतना मैन्युफैक्चर करूँगी तभी तो मेरे को ऑर्डर आएगा. ऑर्डर मीन्स व्हाट? स्टॉक. जब भी तो जाके मार्केट में सब कुछ बिकेगा. सो स्टॉक इज़ व्हाट? इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई. डू अंडरलाइन. स्टॉक इज डैश ऑफ सप्लाई. सो स्टॉक इज सोर्स ऑफ सप्लाई. इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई. It is very important. What is the meaning of potential? Because stock is very important. If I am a teacher and I am not getting the students, how I will teach? So stock is very important. Okay, for the supply. By increasing production, stock can be increased. Yes, without stock, supply is not possible. So stock exceeds supply and it is fixed and inelastic. Yes, supply is inelastic. In case of perishable goods such as milk, देखो सप्लाई दोनों तरह से होता है. इट इज़ इलास्टिक ऑल्सो एंड इनइलास्टिक ऑल्सो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक? वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके, इन केस ऑफ फिक्स्ड गुड्स इट इज़ इनइलास्टिक, बट इन केस ऑफ perishable goods such as milk, fish, it is stock may be equal to supply. And on the other hand, for durable goods, furniture and all, कभी स्टॉक ज़्यादा भी हो सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग? देखो, पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स मीन्स जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, तो वो हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते उसका स्टॉक और सप्लाई. इसकी सप्लाई भी उतनी ही होगी जितना हमको इसकी सप्लाई, पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई उतनी होगी जितना हमको नीड रहेगा स्टॉक में, ताकि वो ख़त्म हो जाए. लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स. ओके, बिकॉज इट इज़ पेरिशेबल गुड्स जो कुछ ही घंटों के लिए बराबर रहते हैं, अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद ये ख़राब हो सकते हैं. इट गेट्स स्पॉयल. तो फॉर द पेरिशेबल गुड्स हम स्टॉक कितना लेंगे? हमको सप्लाई उतना ही रखेंगे जितने कि हमको स्टॉक के लिए नीड आती है. बट इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा समय तक चलते हैं, लाइक टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर. अगर ये गोडाउन में स्टॉक में ज़्यादा भी हो गया तो शॉपकीपर को अगर माल नहीं बिका तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. सॉरी, उसको पता है कि आज नहीं तो कल ये स्टॉक बिकने ही वाला है, मेरा जाने वाला है. तो यहाँ पे स्टॉक सप्लाई ज़्यादा हो गया, देन इट्स ओके. क्लियर?
So for durable goods such as furniture, garments etc., stock can exceeds the supply. यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा हो गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता. किसको? सेलर को, क्योंकि पता है कि बिकने वाला है. ओके, अब हम लोग आते हैं व्हाट इज़ द सप्लाई. तो सप्लाई इज़ अ डैश टर्म, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. रिलेशन इज़ व्हाट? रिलेशन विथ स्टॉक. इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी. स्टॉक के साथ साथ सप्लाई किस में रिलेटेड है? सप्लाई इज रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, आई नो, आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी घर में शादी पड़ी है. ओके, तो जिसके घर में शादी पड़ी है वो हर तरह से खाने पीने की चीज़ों के लिए ऑर्डर देगा. जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो कैटरर्स हैं उनको ऑर्डर देगा. हर एक चीज़ के लिए ऑर्डर देगा. तो सप्लाई जो कर रहा है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी सामान का सप्लाई कर रहा है, पहले वो क्या करेगा? उसको पता है कि भाई प्राइस क्या है, कितने लोग हैं, कितने टाइम में चाहिए, सीज़न क्या है. सो दिस ऑल मैटर्स अ लॉट इफ़ यू आर डूइंग, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी थिंग्स. So due to that we say that supply is a relative term. It is always expressed in relation to price, time and quantity. Clear? Now the meaning of supply. The word supply implies the various quantities of commodity offered for sale by a producer during a given period of time at a given price. Yes, supply means what? It is that quantity of the commodity which is offered for the sale by a producer during a given period at that given price. मतलब अगर कोई सप्लायर है, ठीक है, और उसको पता है कि वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है. फॉर एग्जांपल वो फैंस मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा सप्लायर है, और समझो उसका चर्च गेट में शॉप है, वो बहुत बड़ा सप्लायर है, तो उसको चर्च गेट से वो लोगों को, जो रिटेलर्स हैं, उनको वो स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है. तो जितना उसके पास जिस मंथ में, समझो ये अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ में अगर उसको जितने का ऑर्डर आएगा उसका प्राइस जो रहेगा, ज़रूरी नहीं कि दिसंबर मंथ में भी उसको उतना ही ऑर्डर आए और प्राइस भी उतना ही रहेगा. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्राइस ऑलवेज गेट्स चेंज, ऑर्डर ऑलवेज गेट्स चेंज. सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. प्राइस इज ऑलवेज गेट्स चेंज. ओके, so it is related to time and price. Supply is a dash concept. Supply is a flow concept. हमको किस चीज़ की कब ज़्यादा डिमांड है तो उस टाइम पे सप्लाई ज़्यादा हो जाता है. ओके, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट द फर्म्स प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर. यस, हर चीज़ की अलग अलग सप्लाई होती है. पेरिशेबल गुड्स है, वो कुछ घंटे के लिए रहता है, डे के लिए रहता है. ड्यूरेबल गुड्स है, मंथ के लिए रहता है, ईयर के लिए रहता है. तो सप्लाई डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग. हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी सप्लाई डिपेंड होती है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सप्लाई के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट इन चैप्टर 4 आप कोई भी आंसर लिखोगे तो हियर यू एज्यूम योर सेल्फ दैट यू आर अ बिजनेस मैन. और जब आप चैप्टर 3 कर रहे हो तो वहाँ पे आप खुद को एज्यूम करोगे कि यू आर अ कंज्यूमर, बिकॉज देयर यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. डिमांड में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है. जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारा डिमांड कम हो जाता है. जब हमारा प्राइस डाउन होता है तो हमारा डिमांड ज़्यादा हो जाता है. बट सप्लाई के केस में ऐसा नहीं है. In supply chapter there is a direct relationship between price and supply because you are a businessman. सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो आपका सप्लाई भी बढ़ेगा. प्राइस डाउन है तो आपका सप्लाई भी डाउन हो जाएगा. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. क्या है? सप्लाई के चैप्टर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और डिमांड के चैप्टर में इनवर्स रिलेशनशिप है. तो ये आप सप्लाई के चैप्टर में जब क्वेश्चन आंसर्स लिखना है एग्जाम में तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इन सप्लाई चैप्टर द प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड, बट इन डिमांड चैप्टर द प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड. ये दोनों कॉन्सेप्ट
हमेशा ध्यान में रखना व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द आंसर एंड वी आर गोइंग टू राइट द आंसर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूजुअली, डिमांड के चैप्टर में सप्लाई का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, सप्लाई के चैप्टर में डिमांड का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। ऐसा नहीं है डियर, डिमांड के टाइम पे रॉन्ग नहीं होगा। कैसे रॉन्ग नहीं होगा? इफ़ यू बिलीव, सीधी सी बात है, अगर आप कंज्यूमर हो तो आप क्या सोच के जाओगे, जहाँ कम प्राइस है, अच्छी चीज़ें कम प्राइस में मिले, तो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप प्रोड्यूसर हो, तो आप चाहोगे ना कि मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मेरी सप्लाई ज़्यादा हो, मेरा बिजनेस ज़्यादा हो। तो वो कब होगा? प्राइस ज़्यादा रहेगा तो आप सप्लाई भी ज़्यादा करोगे। यस, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई यू एज्यूम योरसेल्फ दैट यू आर अ बिजनेसमैन, तो ये मिस्टेक नहीं होगा। Okay, so meaning of supply is clear. And now see, this is your stock. Stock is the source of supply and this is your total production, total supply. Clear? अब हम लोग चलते हैं next पे, that is definition of supply. So here according to Paul Samuelson, supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. Yes, द प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स, हमको कितना ऑर्डर आया है जो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है, इज नोन एज सप्लाई। क्लियर? नाउ बट डेफिनेशन आपको इतना ही लिखने का है। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन, स्टार्ट विथ इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज इको में ये सब बहुत ध्यान दिया जाता है मार्क्स के लिए। डेफिनेशन मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आता है, बट द वे हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग द पेपर, आपका मार्क्स कहाँ कम होगा, कहाँ फुल मिलेगा, इट ऑल मैटर्स अ लॉट. So you have to write according to the Paul Samuelson, comma, inverted comma, then you have to write full, then full stop, then close inverted comma, you will get full marks. Clear? Supply refers to the quantity of the commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price during a certain period of time. ये आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई के टाइम पे आप लिख सकते हो. लास्ट ईयर अभी जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें ये एग्जाम्पल आया था. A farmer's total output of rice is 4,000 kg. So this is the total stock. If the price is 40 per kg, he offers 1,000 kg for sale. This is the actual supply. Give reason. तो आपका आंसर यही होगा कि सप्लाई रिफर्स टू द, तो आपको बताना था कि गिव इकोनॉमिक टर्म्स. तो गिव इकोनॉमिक टर्म्स में ये क्या है, ये सप्लाई है. एंड एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग and able to offer for sale at a given price during a certain period of time. Yes, because उस फार्मर का टोटल आउटपुट कितना है, उस टोटल पैदावार कितनी है 4,000 kg. ठीक है, उसका पूरा कितना है टोटल आउटपुट 4,000 और स्टॉक कितना है, तो टोटल दिस इज द टोटल स्टॉक और प्राइस कितना है 40 पर kg और उसने कितना सेल किया 1,000 kg. तो उसका एक्चुअल सप्लाई कितना है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आपको बाद में करना है. ये आपको एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द स्टॉक एंड सप्लाई. ओके, तो आपको समझ में आया. 4,000 उसका पूरा सप्लाई है, उसमें से उसने 1,000 सेल किया है, मतलब 1,000 का उसका कितना हुआ है 40 पर ही ऑफर्स 1,000 kg फॉर सेल, मतलब इतना उसका स्टॉक गया है. ये पूरा सप्लाई है, उसमें से इतना स्टॉक गया है, तो एक्चुअल सप्लाई उसका कितना है 4,000. ओके, अब आता है सप्लाई शेड्यूल. जैसे हमारा डिमांड शेड्यूल है वैसे हमारा सप्लाई शेड्यूल है. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ओके, सो सप्लाई शेड्यूल, अ सप्लाई शेड्यूल इज व्हाट, it is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied at a particular commodity. So supply schedule का मतलब क्या होता है, हम कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप. ओके, चलो हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल से. इंडिविजुअल सप्लाई मतलब यहाँ पे आपको क्या अज्यूम करना है, सिर्फ एक बिजनेसमैन के बारे में स्टडी करना है. बट मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. व्हेन द प्राइस इज लेस, डिमांड इज लेस. व्हेन द प्राइस इज लेस, सप्लाई इज लेस. But when the price is more, supply is more. Because here there is a direct relationship between the price and supply. बिजनेसमैन का ज़्यादा फ़ायदा कब होता है, जब प्राइसेस ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करता है, तो उसको प्रॉफिट आता है. ओके,
सो इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये टेबल का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाया। So lower the price, lower the quantity of the commodity supplied and vice versa. At the lowest price ₹10, supply कितना है, only 100 kg है, and at the price of highest price of 50, supply is 500 kg. ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है कि when the supply is more, price will be more, supply is less, supply will be less, because यहाँ पे हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। अब सेम थिंग हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है और एक्सप्लेन करना है। बट स्टूडेंट्स, ये आपका सप्लाई कर्व है। अभी तक आपने जो डिमांड कर्व बनाया है, आपने हमेशा उसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन बनाया है, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द सप्लाई कर्व, इट विल ऑलवेज फ्रॉम डाउन टू अप डायरेक्शन, डाउन टू अप डायरेक्शन, डाउन टू अप डायरेक्शन, बिकॉज हियर इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सीधा दिखा रहा है रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट गोज फ्रॉम डाउन टू अप मूवमेंट, डाउन टू अप सिचुएशन। ओके, तो ये है आपका सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, और सप्लाई आपका डायरेक्ट ऊपर गया है, ना कि नीचे आया है। तो ये ध्यान में रखना जब आप सप्लाई कर्व बनाओगे तो। एंड देन सेम चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द एक्स, प्राइस ऑन द वाई, एंड सप्लाई कर्व स्लोप्स कहाँ जा रहा है, अंडरलाइन करो, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच शोज विच रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड डिमांड में डाउनवर्ड विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप, बट सप्लाई में अपवर्ड विच शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये ध्यान में रखना। अभी है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ा वैसे ही सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये मार्केट है, मार्केट का मतलब हम 2-3 बिजनेसमैन के एक साथ स्टडी करेंगे। तो मार्केट शेड्यूल में क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो रिफर्स द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज, जो सारे प्रोड्यूसर सेल कर रहे हैं एट अ डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज प्राइसेस हमेशा अलग अलग होता है। आज आप मार्केट में जाओ, आपको टमाटो 20 रुपीज़ के जी मिलेगा, कल आप जाओ 40 रुपीज़ के जी मिलेगा। सो प्राइसेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी चेंज। सो ऑलवेज जब भी आप इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ करते हो, यू ऑलवेज हैव टू राइट एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ गिवन प्राइस। क्लियर है? तो ये आपका सेलर ए है, सेलर बी है, सेलर सी है। एट द रुपीज़ ऑफ 10 सप्लाई कितना है 600, बट एट द रुपीज़ ऑफ 50 सप्लाई कितना है 1800। यस, सो एट द आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मार्केट सप्लाई ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर्स ए बी एंड सी एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ हाइएस्ट प्राइस of 50 market supply is the highest of 1800, and at the lowest price of 10 market supply is only 600। ये आप खुद के ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नो नीड टू लर्न। बट आपको ये टेबल की ये जो फिगर से लर्न करोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये आप यहाँ पे खुद से कोई भी नंबर्स ले सकते हो, पर इसका एडिशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अब सेम चीज़ हम लोग ग्राफ में करेंगे। मार्केट सप्लाई कर्व, अगेन यहाँ पे प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाई 300, 600, 900, 1200। जो आपने टेबल पढ़ा है उसी टेबल को यहाँ पे इन द ग्राफ फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करना है, एंड यू हैव टू शो दैट सप्लाई इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर जा रहा है, बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, डिमांड में और सप्लाई में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के ग्राफ में आपको सीधा फ्रॉम डाउन टू अप दिखाना, और डिमांड में आपको फ्रॉम अप टू डाउन दिखाना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है। सो दीज ऑल आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये सीधी सी बात है, प्राइस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सप्लाई में। सो प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी
more quantities are supplied at a higher price and less quantities are supplied at a lower price. So यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. ओके, पॉइंट्स लर्न कर लो, एक्सप्लेनेशन आप खुद से दे सकते हो. Second point is the state of technologies. Technological improvements reduce the cost of production which leads to an increase in production and supply. Yes. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने जैसे पहले मेरे पास मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पहले मैंने अपना सारा कैलकुलेशन करने के लिए मैंने 2-3 जन को रखा था, लेकिन अब मैंने सबको हटा दिया. क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कंप्यूटर है. कंप्यूटर पता नहीं कितने आदमियों के बराबर अकेले काम करता है, तो एक इंसान उसको कर सकता है. जब एक इंसान उसको कर रहा है तो जो मैं सैलरी 2 से 3 जन को देती थी, मेरा वो पैसा बच गया. यस, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक इंसान को सैलरी देना है क्योंकि मैंने कंप्यूटर रख लिया है. सो मेरा अभी क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई. तो सीधी सी बात है, पैसा बचेगा तो आई विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर, आई विल डू सप्लाई मोर एंड मोर. यस. नाउ cost of production. If the factor prices increases, the cost of production also increases. As a result, supply decreases. Cost of production का मतलब क्या आता है? What is the factor prices? Factor prices का मतलब होता है कि आप सप्लायर हो, ठीक है, और अगर आप सप्लायर हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सामान को, तो आप लैंड का रेंट दोगे, लैंड खरीदोगे, सैलरी दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल. अगर ये सारी चीज़ें आपका मेंटेनेंस बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, आप मेंटेनेंस बढ़ रहा है तो आप उसका पैसा बिजनेस में जो सामान आप सेल करोगे उस पर आपकी प्राइस बढ़ाओगे, और अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है, तो डिक्रीज इन सप्लाई होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, मतलब अगर फैक्टर्स पे आपको इन्वेस्ट करना ज़्यादा पड़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सप्लाई आपकी कम हो जाती है. क्लियर. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. Infrastructure in the form of transport, communication, power, etc. influences the production process as well as supply. Shortage of these facilities decreases the supply and vice versa. Yes, infrastructure facilities also play a very important role to decide the price of any of the commodity. अगर समझो आप कोई भी सामान स्टोर कर रहे हो और आपका जो वेयर हाउस है, जो स्टोरेज हाउस है, वो प्रॉपर नहीं है, तो आपका वहाँ पे रखा हुआ सारा सामान लॉस हो सकता है, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया ना उस सामान को फिर से प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन अगर आपका स्टोरेज प्रॉपर है तो आपका कॉस्ट इतना नहीं जाएगा. सो दीज ऑल आर वन ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू दैट प्राइसेस आर गोइंग टू बी डिसाइड. नाउ नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी. येस, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज may encourage supply and unfavorable government policies may discourage the supply. Government policies like taxation, subsidies, industrial policies, etc. may encourage or discourage production and supply depending upon government policy measures. Yes, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेसमैन के फेवर में कितना है, टैक्सेशन कैसा है, फेयर है, अनफेयर है, हम कितने बार टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, these all also matters a lot in order to decide the prices of the commodity. Now, next is natural condition. The supply of agricultural products depends on the natural condition. For example, a good monsoon and favorable climatic condition will produce a good harvest. So, the supply of the agricultural products will increase and unfavorable climatic conditions will lead to decrease in the supply. Natural condition का मतलब it is usually हमारा किससे रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर से. अगर बारिश बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो फार्मर्स जो है एक रिजनेबल रेट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, अपने जो भी पैदावार हुई है, जो भी राइस वीट जो भी हुआ है वो अच्छे रेट पे सेल करेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा. बट सपोज ड्यू टू एनी रीज़न अगर फार्मर्स वो नहीं हो पाया, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए, फ्लड आ गया या ड्रॉट हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो ऐसे में क्या हो जाता है? वो भी प्रॉपर सेल नहीं कर पाते, प्राइस बढ़ाते हैं और हम भी नहीं खरीद पाते हैं. सो नेचुरल कंडीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. नाउ 7th इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस. इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, द प्रोड्यूसर मे withhold the stock. This will reduce the supply and vice versa. प्रोड्यूसर्स ने बहुत चालाक होते हैं, उनको पता है कि इन फ्यूचर सप्लाई बढ़ने वाली और इसका डिमांड बढ़ने वाला, तो क्या करते हैं? सप्लाई को थोड़े दिन के लिए ना शॉर्ट कर देते हैं. जब ज़्यादा डिमांड होगा हम लोग अपना प्राइस बढ़ा के बेचेंगे, और ये सब लोग करते हैं. सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और द प्राइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ अदर फैक्टर्स, इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ द मार्केट, relative prices of other goods,
exports and imports, industrial relations, availability of the factors of production, etc. So other factors भी हमारे सप्लाई को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. लाइक अभी पैंडमिक्स आया था 2 साल पहले. वी ऑल फेस्ड पैंडमिक्स, येस और नो. सो ड्यू टू ऑल दैट हमारे सप्लाई बहुत ही लॉस हो गई थी या नहीं हो गई थी. येस. सो दीज ऑल नेचुरल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे बंद करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें. ओके, बाय बाय.